सो वेलकम बैक एवरीवन। मैं आदित्य गुप्ता फ्रॉम एनआईटी जमशेदपुर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप्स और आइसोबार्स। ये चारों टॉपिक बहुत छोटे छोटे हैं पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ में आपके केमिस्ट्री के लिए भी ये पूरे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है हमारा एटॉमिक नंबर। देखिए, हम सीधे पॉइंट पर आते हैं कि एटॉमिक नंबर होता क्या है और कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए, बेसिकली हमारा जो एटम होता है उसमें हमने पढ़ा है बीच में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और साइड में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब एटॉमिक नंबर जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की इक्वल होता है किसी भी न्यूट्रल एटम में। ये मैं किसी भी एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर कोई भी एलिमेंट का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। तो क्या याद रखना है, एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन यहाँ पर नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पर हम बोल रहे हैं प्रोटॉन्स। अब यहाँ पर हम एक पॉइंट लेते हैं न्यूट्रल एटम का, यानी हमारे पास आयंस नहीं है, हम एक न्यूट्रल एटम का, नॉर्मल एटम का एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो न्यूट्रल एटम आपको पता है उस पर चार्ज 0 होता है और न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज। तो हम न्यूट्रल एटम के केस में कह सकते हैं कि एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और एक और पॉइंट, एटॉमिक नंबर को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे? z से। अगर आपको कहीं z इज इक्वल टू लिखा हुआ कुछ मिल जाए, जैसे z इज इक्वल टू 11, तो आपको ये समझना है कि z मतलब वो एटॉमिक नंबर की बात कर रहा है, इसको ऐसे डिनोट किया जाता है। अब एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। एग्जाम्पल इसी को ले लेते हैं, हमने z इज इक्वल टू 11 लिखा ना, तो इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि उस एटम में 11 प्रोटॉन्स हैं। तो 11 प्रोटॉन्स हमारे होते हैं सोडियम में, Na। इसका मतलब ये 11 जो है सोडियम का एटॉमिक नंबर है, ये इसको डिनोट कर रहा है। इसी तरह अगर यहाँ पर Z इज इक्वल टू 6 लिखा होता है, इसका मतलब वो उस एटम की बात कर रहा है जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 6 हैं। कितने हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 6 हैं। तो इसका मतलब वो बात कर रहा है कार्बन एटम की, क्योंकि कार्बन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 6 होते हैं। तो इस तरह से अगर हमको लिखना हुआ एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन, तो हम लिखेंगे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, Z इज इक्वल टू 6। अब एक पॉइंट समझते हैं, हमने अगर कोई भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट लिया तो उसके सारे एटम्स तो सेम होंगे। हमको पता है कि एटम्स आइडेंटिकल होते हैं किसी भी सेम एलिमेंट के, और ये डाल्टन की थ्योरी का पॉइंट भी था। तो देखिए, सबसे बेसिक पॉइंट भी था ये। तो अगर सारे एटम्स आइडेंटिकल हैं किसी भी एक पर्टिकुलर एटम के, फॉर एग्जांपल सोडियम एटम का बात ले रहे हैं, तो ये हर एटम आइडेंटिकल होंगे। आइडेंटिकल मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सब में बराबर होंगे। जितना इसमें होगा उतना ही इस लास्ट वाले में होगा। तो इसका मतलब ये जो चारों एटम है इन सभी का एटॉमिक नंबर 11 हो जाएगा। तो यहाँ से नया पॉइंट क्या हमने सीखा कि किसी भी सेम एलिमेंट के जो एटम्स हैं वो सेम होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, अगर कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट लिया जा रहा है। और एटम्स आइडेंटिकल है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी सब में बराबर होंगे, क्योंकि उनका न्यूक्लियस भी आइडेंटिकल होगा। तो इसका मतलब उनका एटॉमिक नंबर भी सेम होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, किसी भी दो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम नहीं हो सकता, यानी हर एक एलिमेंट का अपना स्पेसिफिक एक अलग एटॉमिक नंबर होगा और हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा, यानी यूनिक होगा, वो दूसरे से सेम नहीं हो सकता। तो यहाँ से ये बात निकल के आई कि जब हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर डिफरेंट है तो इसका मतलब हम एटॉमिक नंबर यूज कर सकते हैं एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से डिफरेंशिएट करने के लिए, अलग करने के लिए। तो अगर कोई बोल रहा है एटॉमिक नंबर 6, तो वो मतलब सिर्फ कार्बन को बोल रहा है, वहां पर हम सोडियम या नाइट्रोजन या कोई और एलिमेंट का एग्जाम्पल नहीं ले सकते। इसको हम ऐसे भी सोच सकते हैं, जैसे क्लास में सब बच्चों को अपना एक रोल नंबर असाइन किया जाता है और किसी भी दो बच्चे का रोल नंबर सेम नहीं होता। तो अगर बोला जाता है रोल नंबर 5 सामने आओ, तो सिर्फ एक बच्चा सामने आता है। क्यों? क्योंकि उस क्लास में बस एक बच्चे का रोल नंबर 5 है। तो इसी तरह जो हमारा पूरा पीरियोडिक टेबल है जिसमें टोटल 118 एलिमेंट्स हैं, तो हर एक एलिमेंट को अपना एटॉमिक नंबर दिया गया है स्टार्टिंग फ्रॉम 1। किसी का 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ऐसे करके आपको
एंड तक 118 तक अब तक जितने डिस्कवर किए गए हैं, यहाँ तक के एलिमेंट्स को अपना एक एक एटॉमिक नंबर दे दिया गया है। और जब सबका डिफरेंट है तो इनको आइडेंटिफाई करने में, पहचानने में आसानी होती है। अब एक बार हम स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन वन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट। देखिए प्रोटॉन्स को मैंने अलग कलर से दिखाया है, याद रखिएगा। एटॉमिक नंबर जिसको Z से डिनोट करते हैं वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल। देखिए यहाँ साइड में नीचे मेंशन भी है कि एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट। अब आपके मन में बार बार ये भी आ रहा होगा कि हर जगह प्रोटॉन ही क्यों लिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन हम क्यों नहीं लिख रहे हैं। तो देखिए हमने आयंस ऑलरेडी पढ़ रखा है और हमको पता है आयंस के केस में क्या होता है। जब हम कोई एटम लेते हैं और उसका ये शेल हो गया, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या तो ये निकल जाते हैं या फिर कोई बाहर से इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हो जाता है। यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक एटम में फिक्स नहीं है, इसको हम फिक्स नहीं मान सकते। पर वहीं पर जो हमारा प्रोटॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है और प्रोटॉन फिक्स होता है, ये केमिकल रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता। केमिकल रिएक्शन में आपके इलेक्ट्रॉन्स पार्ट लेते हैं जो बाहर होते हैं। तो जब प्रोटॉन आपका बीच में फिक्स है, ये कहीं जा नहीं रहा है, तो इसको हम बोल सकते हैं, इससे स्पेसिफाई कर सकते हैं कि हाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितने होंगे वही हमारा एटॉमिक नंबर हो जाएगा। अब इसके बाद हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे मास नंबर। मास नंबर पे भी हम डायरेक्ट समझते हैं क्या होता है। मास नंबर होता है P प्लस N, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यहाँ पर भी देखिए इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं हो रही। तो मास नंबर का फॉर्मूला पहले याद रखिए। मास नंबर का फॉर्मूला हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किसी भी एक पर्टिकुलर एटम में, ये हो जाएगा उसका मास नंबर। मास नंबर या फिर एटॉमिक मास भी जिसे बोला जाता है। और स्ट्रक्चर ऑफ एटम हमने जब शुरू किया था तो हमने एक और बात बोली थी कि जो इलेक्ट्रॉन है इसका मास बहुत ही कम होता है, नेग्लिजिबल होता है। लगभग लिखे थे कि अप्रॉक्स इसका मास 0 होता है। तो इसलिए जो मास नंबर लेते हैं या फिर जो एटॉमिक मास है उसमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम नहीं काउंट करते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ही मास हम काउंट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए सबसे बेसिक एग्जाम्पल हम लेते हैं। बेसिक एग्जाम्पल लिखते हैं एटॉमिक नंबर Z। Z इज इक्वल टू 6। Z इज इक्वल टू 6 आपको पता है किसका है, कार्बन का है। अब कार्बन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है 6 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है 6। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन ऐड करिए, कितना आ गया 12, यानी मास नंबर ऑफ कार्बन हो गया 12। अब आपको यहाँ पर एक फैक्ट की बात भी बता देता हूँ, और ये डायरेक्ट एग्जाम में एक बार पूछा भी गया है क्वेश्चन ये है कि विच एलिमेंट है 0 न्यूट्रॉन्स। किस एलिमेंट का 0 न्यूट्रॉन होता है, उसमें एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता। तो इसका आंसर है हाइड्रोजन। आप याद कर लीजिए, हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। Z इज इक्वल टू 1 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में क्या होता है आपका, एक प्रोटॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि भाई न्यूट्रल एटम है, जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन। पर न्यूट्रॉन्स हमारे होते हैं 0, एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता। अब यहाँ से हम इसका कैलकुलेट करते हैं मास नंबर। मास नंबर हमने अभी क्या पढ़ा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, P प्लस N, ऐसे याद रखिए आप, P प्लस N। तो प्रोटॉन हो गया एक, न्यूट्रॉन हमने अभी क्या फैक्ट पढ़ा कि इसमें 0 होता है, तो इसका मास नंबर हो गया 1। तो यहाँ पर साइड में लिख लेते हैं। क्या हमने सीखा कि Z इज इक्वल टू 1 हाइड्रोजन होता है, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 और मास नंबर भी 1। अब जिस तरह हम एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं, उसी तरह ये जो हमारा मास नंबर है इसको हम कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे, कैपिटल A से। अगर कहीं कैपिटल A लिखा हुआ मिल जाए मतलब वो मास नंबर की बात कर रहा है। तो जल्दी से अभी जो दोनों पॉइंट पढ़े उसको कंक्लूड करते हैं। कंक्लूजन ये निकला कि Z होता है हमारा एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर। फिर दूसरा पॉइंट क्या पढ़ा, मास नंबर। मास नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं A से, और मास नंबर होता है हमारा P प्लस N, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब एक और पॉइंट समझते हैं कि किसी भी एटम को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसके एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। तो देखिए रिप्रेजेंटेशन का तरीका ये होता है कि यहाँ पर आप उसका सिंबल लिखते हैं, एटॉमिक सिंबल। यहाँ नीचे जो है स्पेस, यहाँ पर आप इसका लिखेंगे एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मतलब Z,
और ये जो ऊपर का स्पेस है यहाँ पर हम लिखेंगे इसका मास नंबर यानी ए, और इसको हम कोई भी एलिमेंट एक्स मान लेते हैं, जैसे आप कोई भी ये वेरिएबल हो गया। तो अब देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा था, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी एक और मास नंबर भी एक। तो हाइड्रोजन ऐसे लिखेंगे, एच लिखेंगे, हाइड्रोजन का सिंबल, उसका एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर 1। ये हो गया आपका रिप्रेजेंटेशन, हाइड्रोजन एटम को रिप्रेजेंट करने का तरीका। अब एक और देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कार्बन। कार्बन का सिंबल होता है सी। कार्बन का देखिए नीचे क्या लिखेंगे, जेड, जेड मतलब एटॉमिक नंबर, यहाँ आएगा 6 और ऊपर आएगा ए मतलब एटॉमिक मास। और अभी हमने क्या पढ़ा, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12। तो ये हो गया आपका कार्बन का रिप्रेजेंटेशन। अगर आपको कार्बन स्टैंडर्ड फॉर्म में कहीं लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, कार्बन नीचे 6 और ऊपर 12। एक और छोटा सा पॉइंट अभी देख लेते हैं, एटॉमिक मास को हम कहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर्स को जो ऐड करके आए उसके इक्वल होता है। अब देखिए आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों न्यूक्लियस में पाया जाता है, और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को मिला के एक नया टर्म आता है न्यूक्लियॉन्स। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एटॉमिक मास जो है हमारा वो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के इक्वल है। इस टर्म को आप नॉलेज के लिए अपना याद रखिएगा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंबाइनली न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, यानी हमारा जो न्यूक्लियस होता है एटम के बीचों बीच वाला पार्ट, उसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को कंबाइन करके एक नया टर्म आता है, वो होता है न्यूक्लियॉन्स। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, रिलेशन बिटवीन एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बीच का, जहां पर हमारा Z रिप्रेजेंट कर रहा है एटॉमिक नंबर और A रिप्रेजेंट कर रहा है एटॉमिक मास को। तो देखिए रिलेशन क्या है, पहले हम सबसे पहले एटॉमिक मास का फॉर्मूला रिवाइज करते हैं। एटॉमिक मास अभी हमने जस्ट पढ़ा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है, P प्लस एन, पी एन आप बार बार बोलिए आपको याद हो जाएगा, P प्लस एन ये होता है एटॉमिक मास या फिर मास नंबर की इक्वल। अब एक और पॉइंट हमने यहाँ देखिए साइड में रिवाइज करते हैं, क्या पढ़ा कि जो हमारा Z है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की इक्वल है, एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की इक्वल है। तो यहाँ प्रोटॉन्स की जगह Z भी लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा इक्वेशन A इज इक्वल टू Z प्लस एन। तो यहाँ से आ गया A माइनस जेड इज इक्वल टू एन। देखिए बहुत काम का रिलेशन है। काम का रिलेशन कैसे है वो अभी मैं समझाता हूँ। A है आपका एटॉमिक मास, Z है एटॉमिक नंबर, N है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, कंफ्यूज मत होइएगा कुछ। तो यहाँ से एक रिलेशन क्या आ गया, A माइनस जेड इज इक्वल टू एन। अब आप पूछेंगे सर इसका यूज कहाँ है, तो यूज ऐसे है, एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। अगर लिखा हुआ है सोडियम, सोडियम का सिंबल लिखेंगे Na, उसका एटॉमिक नंबर लिखेंगे 11 और मास नंबर 23। अब आपको ऐसे एग्जाम में दिया रहेगा या फिर मेंशन कर देगा, ऐसे लिखेगा सोडियम, बोल देगा इसका एटॉमिक मास 23 है और एटॉमिक नंबर 11 है। तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि सोडियम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताइए, कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो आपको बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सीधे फॉर्मूला देखिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एन क्या है, A माइनस जेड। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू ए यहाँ पर है 23 माइनस जेड, जेड है 11। तो 23 माइनस 11 आपका आंसर आ जाएगा 12, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमारे सोडियम में है 12। तो इस तरह से वो छोटे छोटे क्वेश्चंस बना सकता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पूछ सकता है। और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स पूछ रहा है तो आपको पता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के लिए आपको सिंपली ये देखना है नीचे वाला एटॉमिक नंबर उसका, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होगा, पर उसके लिए कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि एटम न्यूट्रल होना चाहिए, आयन का ना पूछे, आयन के केस में वो कम या ज़्यादा हो जाता है, वो डिफरेंट डिफरेंट केस में डिफरेंट होता है। और वो कैसे समझ में आएगा, उसको समझने के लिए आपको आयंस का लेक्चर देखना होगा, जहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ आयंस हमने सीखा था। चलिए एक दो और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चन एक एनसीईआरटी का रिवाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन में गिवन है एक एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 है और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 8 है। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इस एटम का एटॉमिक नंबर बताओ, एटॉमिक नंबर मतलब Z। और दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है चार्ज ऑन एटम, इस पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है या क्या है। तो देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, पहले सेकंड पार्ट कर लेते हैं क्योंकि इजी है। चार्ज ऑन एटम हमको पता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है। अब देखिए प्रोटॉन्स भी 8 है, इलेक्ट्रॉन्स भी 8 है, यानी P इज इक्वल टू एन हो गया, जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यानी हमारे ये न्यूट्रल एटम हो गया, इस पे चार्ज 0 होगा।
अब हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट पूछा है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर हमने पढ़ा है Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, और प्रोटॉन्स यहाँ पर है 8। इसका मतलब ये Z इज इक्वल टू 8 की बात कर रहा है, एटॉमिक नंबर 8। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा 8 और सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा न्यूट्रल। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, बहुत है एकदम, मतलब बेसिक्स अगर आपको क्लियर है तो आपको बस वैल्यू रखना है और एक बार में आंसर आ रहा है। एक और एनसीईआरटी क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है, हीलियम एटम का मास दिया हुआ है 4u और बोल रहा है इसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन हैं। कितने हैं? 2 प्रोटॉन। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स डज इट हैव, मतलब नंबर ऑफ आपको न्यूट्रॉन्स बताने कितने होंगे। तो देखिए ये भी कितना इजी क्वेश्चन है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, a माइनस जेड होता है। डायरेक्ट फॉर्मूला में वैल्यू रखिए, आंसर आ जाएगा। ए क्या होता है आपका, एटॉमिक मास होता है या फिर मास नंबर। यहाँ पर क्या दिया हुआ है वो 4, तो 4 माइनस जेड, जेड होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स कितना है 2, तो 4 माइनस 2 2, यानी हीलियम में आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ गया 2। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ये भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आइसोटोप्स, और इसके बाद लास्ट टॉपिक है वो आइसोबार्स है। तो देखिए समझते हैं आइसोटोप्स क्या होता है। आइसोटोप्स का डेफिनेशन हमें ये समझाता है कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, किसके? सेम एलिमेंट की बात कर रहा है, डिफरेंट नहीं, याद रखिएगा। यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है, सेम। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है पर मास नंबर डिफरेंट होता है। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। अब देखिए कोई भी एटम होगा तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बीच में होते हैं और न्यूट्रॉन्स भी हमारे यहाँ न्यूक्लियस में होते हैं बीच में। पर क्या होता है, प्रोटॉन्स तो हमारे फिक्स होते हैं, लेकिन ये जो न्यूट्रॉन है ये डिफरेंट हो सकता है। तो न्यूट्रॉन अगर नंबर डिफरेंट है तो उसकी वजह से हमारा डिफरेंट मास नंबर आ जाता है। इसीलिए आप याद करिए एटॉमिक नंबर के लिए आपको सिर्फ प्रोटॉन का क्राइटेरिया लिया गया, न्यूट्रॉन का नहीं लिया गया। तो अगर कोई हम एक पर्टिकुलर एलिमेंट लेते हैं और उसके एटम्स हम उठाते हैं तो उन एटम्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम होंगे पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग हो सकते हैं। अलग होते हैं ये नहीं कह रहा हूं मैं, अलग हो सकते हैं। इसको एक एग्जांपल समझते हैं तब इजी समझ में आएगा आपको। एग्जांपल हम लेंगे क्लोरीन का, Cl। अब देखिए क्लोरीन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 17 होते हैं, 17 पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। कुछ क्लोरीन्स में हमको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 18 मिल जाएंगे और वहीं कुछ क्लोरीन एटम्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमें 20 मिल जाएंगे। तो अब देखिए यहाँ से हम इसका मास नंबर ज़रा कैलकुलेट करते हैं। मास नंबर यानी ए, पहले केस में ए आ जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन, 18 प्लस 17 कितना आ जाएगा 35। और दूसरे केस में मास नंबर आपका क्या आ जाएगा 17 प्लस 20 यानी ये 37, 37 हो गया। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ लिखें क्लोरीन Cl, नीचे इसका एटॉमिक नंबर 17 क्योंकि वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है, ऊपर मास नंबर 35। और वहीं नीचे वाले क्लोरीन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, Cl नीचे 17 और ऊपर आपका लिखेंगे 37। तो ये दोनों आपके हो गए आइसोटोप्स। इन दोनों पेयर को हम कहते हैं आइसोटोप्स। अब इसको बगल बगल लिखिए तो देखिए आपको क्लियर होगा। देखिए Cl एलिमेंट सेम है, 17 एटॉमिक नंबर दोनों का सेम है पर मास नंबर डिफरेंट है, एक का है 35 दूसरे का है 37। अब ये मास नंबर डिफरेंट क्यों हुआ, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट थे, न्यूक्लियाई का जो कंपोजिशन था वो अलग था। तो यहाँ पर पॉइंट हमने इंपॉर्टेंट बात क्या सीखा कि आइसोटोप्स का फॉर्मेशन डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वजह से होता है किसी एक पर्टिकुलर एटम में। इसी तरह जो आपका कार्बन है उसके 3 आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। तो देखिए इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। पहले आप 3 कार्बन लिख लीजिए बगल बगल कंपैरिजन के लिए। अब देखिए कार्बन का नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 6 होते हैं यानी एटॉमिक नंबर उसका 6 होता है, तो तीनों के नीचे 6 लिख लेंगे। अब देखिए जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो डिफरेंट होते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसमें 6, इसमें 7 और इसमें 8। तो इसकी वजह से जो आपका ए आ जाएगा यानी मास नंबर वो आ जाएगा 6 + 6 12
यहाँ पर 6 + 7 13 और यहाँ 6 + 8 14। तो यहाँ रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ऊपर 12, इसके ऊपर 13 और यहाँ 14। तो आपने क्या देखा, ये 3 हो गए आपके कार्बन के आइसोटोप्स। और आइसोटोप्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आपका एलिमेंट सेम है। एलिमेंट सेम मतलब एटॉमिक नंबर तो इनका सेम है, 6 है, पर मास नंबर 12 है, 13 है, 14 है। देखिए मेनली जो आपको नेचर में मिलता है, जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलता है, वो ये होता है कार्बन C12। C12 आपका स्टैंडर्ड कार्बन है, वही हर जगह यूज लिया जाता है। आपको याद होगा आपने जब मोल पढ़ा था तब भी आपने ये कार्बन 12 ही देखा था। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं, ये जो कार्बन 14 है इसका यूज, इसको मैं एक और बार बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ। कार्बन 14 आपका रेडियो एक्टिव होता है और ये कार्बन डेटिंग में यूज होता है। कार्बन डेटिंग मतलब जो आपके फॉसिल्स होते हैं, हड्डियां वगैरह होती हैं जानवर का, उसका एज पता करने के लिए कि कितना साल पुराना है वो। ठीक उसी तरह कुछ पत्थर होते हैं बहुत पुराने पुराने, तो उनका एज यानी आज से वो कितने साल पहले के पत्थर बने हुए हैं, वो सब पता करने के लिए ये कार्बन 14 हमारा यूज होता है। तो यूज में अगर पूछता है तो कार्बन 14 हमारा कार्बन डेटिंग के लिए यूज होता है। और क्यों, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है। एक दो पॉइंट और देख लेते हैं जो हमारे एनसीईआरटी मेंशन है। एनसीईआरटी में जो 2-3 पॉइंट मेंशन है, उसमें एक है यूरेनियम। जो यूरेनियम का आइसोटोप है उसको एज अ फ्यूल यूज करते हैं। कहाँ पर, न्यूक्लियर जनरेटर में, या फिर जिसे न्यूक्लियर रिएक्टर बोलते हैं। फिर हमारा एक कोबाल्ट होता है, तो कोबाल्ट का आइसोटोप एक यूज होता है कैंसर के ट्रीटमेंट में। तो आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज हो रहा है। तो ये किसका कि कौन सा एलिमेंट है, कोबाल्ट एलिमेंट है। और एक और पॉइंट आपका एनसीईआरटी मेंशन करता है, वो है आयोडीन का आइसोटोप का। आयोडीन का आइसोटोप आपका यूज होता है गोएटर के ट्रीटमेंट में। और ये वाला पॉइंट तो आपने बायो में भी पढ़ा होगा। अब हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन के आइसोटोप्स। तो सबसे पहले लिखेंगे हाइड्रोजन का एटॉमिक सिंबल Z, इससे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए हाइड्रोजन की हमने एक बात क्या पढ़ी थी कि अभी इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रल हाइड्रोजन में, नॉर्मल हाइड्रोजन में 1 होगा, पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो हाइड्रोजन में 0 होंगे। अब देखिए हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, पहले 3 आप हाइड्रोजन लिख लीजिए। अब आइसोटोप है तो एटॉमिक नंबर सबका सेम होगा, यहाँ 1 तीनों के नीचे लिख लीजिए। और जो डिफरेंट मास नंबर होते हैं वो होते हैं 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 डिफरेंट क्यों आते हैं, क्योंकि आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफर करता है हर केस में। इस केस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0, जो आपका 1H1 नॉर्मल हाइड्रोजन है। इस केस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 1 और इस केस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 2 होते हैं। अब इन तीनों हाइड्रोजन का अपना नाम भी है। नाम क्या है, इस 1H1 वाले को हम नाम दिए हैं प्रोटियम। क्या दिए हैं, प्रोटियम। जो 1H2 है इसको हम कहते हैं ड्यूटेरियम। क्या है, ड्यूटेरियम। अब ये जो 1H3 है इसका नाम हम दिए हैं ट्रिटियम। क्या है, ट्रिटियम। और एक और बात, जैसे आपका कार्बन 14 रेडियो एक्टिव था, वैसे ही आपका ये जो 1H3 है ये भी आपका रेडियो एक्टिव होता है। ये वैसे एग्जाम में तो पूछेगा नहीं, पर आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ ये वाला पॉइंट। और ये जो आपका 1H1 है ये ऑर्डिनरी हाइड्रोजन है, ये आपको हर जगह या फिर नॉर्मली हाइड्रोजन जो आपको नेचर में मिलता है ये 1H1 ही होता है, जो ज़्यादा अमाउंट में होता है, मैक्सिमम अमाउंट में। अब इनका रिप्रेजेंटेशन भी थोड़ा स्पेशल है और इनको अलग से बताया गया है। तो आप तीनों यहाँ लिख लीजिए, HHH तीनों के नीचे 1, इसके ऊपर 1, इसके ऊपर 2, इसके ऊपर 3। जो आपका ऑर्डिनरी हाइड्रोजन है प्रोटियम, इसको ऐसे ही H से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आपका ये जो ड्यूटेरियम है 1H2, इसको D से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, ड्यूटेरियम का हम दूसरा नाम देते हैं हैवी हाइड्रोजन। क्या है, हैवी हाइड्रोजन। ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको ध्यान रख के चलने हैं, हैवी हाइड्रोजन। फिर हमारा जो 1H3 है इसका हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं T से, क्योंकि इसका नाम है ट्रिटियम, तो इसका पहला लेटर T, इसका D और ये हाइड्रोजन नॉर्मल H। और ट्रिटियम आपका वेरी हैवी हाइड्रोजन होता है। ड्यूटेरियम का हैवी हाइड्रोजन और ट्रिटियम वेरी हैवी हाइड्रोजन होता है। इसी तरह हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन के भी 3 आइसोटोप होते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 8, तो तीनों के नीचे 8 लिख लीजिए।
और जो मास नंबर होते हैं उनके आइसोटोप्स के, वो होते हैं 16, 17 और 18। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हमारा नॉर्मल ऑक्सीजन है उसमें होता है 8, इस वाले में 9 और इसमें 10 होते हैं। ये आपका 18 है, 18। तो ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं और उनका ये रिप्रेजेंटेशन है। तो इतना सब एग्जाम्पल देखकर आपको अब क्लियर हो गया होगा कि हम आइसोटोप्स किसे कहते हैं। जल्दी से रिवाइज करते हैं। आइसोटोप्स मतलब एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। ये देखिए, ये हम एक पर्टिकुलर एटम ही ले रहे हैं। ये ऑक्सीजन एटम है, ये भी ऑक्सीजन एटम है, ये भी ऑक्सीजन एटम है, और ये क्या है? सेम एलिमेंट के एटम्स हैं। तो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास नंबर। डिफरेंट मास कैसे? यहाँ 16, यहाँ 17 और यहाँ 18। तो इसका मतलब एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है पर मास नंबर डिफरेंट है। तो इस तरह के एटम्स को हम आइसोटोप्स बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे आज का लास्ट टॉपिक, आइसोबार्स। वो भी इसी तरह है, उसको समझते हैं। आइसोबार्स का डेफिनेशन है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। आइसोटोप्स में था सेम एलिमेंट, पर आइसोबार्स में हम बात करते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स की। तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर। अब भाई एलिमेंट्स डिफरेंट डिफरेंट है तो एटॉमिक नंबर जाहिर सी बात है अलग होगा। तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर। जो उनका ए होगा मास नंबर वो सेम होगा। अब इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं, तब इजी होगा आपको। एग्जाम्पल के लिए आप इस बार जनरल हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्स से, किसी को वाई से, किसी को जेड से। अब ये आपका जो एटॉमिक नंबर है ये कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल हम 678 ले रहे हैं, 678, पर जो मास नंबर है वो तीनों में सेम होगा। सेम क्या? अगर हम 13 ले रहे हैं तो यहाँ पर भी 13 होगा, इसमें भी 13 होगा, इसमें भी 13 होगा। तो इस तरह के एलिमेंट्स को आप कहेंगे, इस तरह के एटम्स के पेयर को आप कहेंगे आइसोबार। तो देखिए डेफिनेशन से फिर से समझते हैं। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, ये देखिए एलिमेंट्स डिफरेंट है, एक एक्स हो गया, एक वाई हो गया, एक जेड हो गया। हैविंग डिफरेंट जेड, जेड मतलब एटॉमिक नंबर 6, 7, 8 अलग अलग है, बट सेम मास नंबर। मास नंबर क्या? 13 तीनों में है। अब एक प्रॉपर एग्जांपल से इसको समझते हैं। जो आपका वेरी कॉमन एग्जांपल है वो है आर्गन और कैल्शियम का। आर्गन होता है आपका Ar और कैल्शियम होता है Ca। आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18 और कैल्शियम का होता है 20। अब आर्गन और कैल्शियम दोनों का मास नंबर होता है 40। तो ये हो गए हमारे आइसोबार्स। इस आर्गन और कैल्शियम को हम बोलेंगे आइसोबार। क्यों? क्योंकि ये एटम्स हैं डिफरेंट एलिमेंट का। ये आर्गन का एटम हो गया, ये कैल्शियम का एटम हो गया, और डिफरेंट एलिमेंट तो जाहिर सी बात है एटॉमिक नंबर इसका डिफरेंट हो गया, इसका 18, इसका 20। पर कॉमन क्या है इसमें? मास नंबर। आर्गन का भी मास नंबर 40 है और कैल्शियम का भी मास नंबर 40 है। तो इस तरह के पेयर को हम बोलेंगे आइसोबार। एक और एग्जांपल समझते हैं, सोडियम और मैग्नीशियम का। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। अब सोडियम का एक जो आइसोटोप होता है, क्योंकि क्या आइसोटोप लेंगे, नॉर्मल सोडियम का मास होता है 23 और नॉर्मल मैग्नीशियम का मास होता है 24। पर वहीं सोडियम के एक आइसोटोप का मास होता है 24 और मैग्नीशियम का नॉर्मल मास होता है 24। तो देखिए आप आसानी से समझिए, क्या लिया हमने? पेयर किसका? सोडियम और मैग्नीशियम का, जिसका एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट है 11 और 12, पर मास नंबर सेम है। क्या है? 24 दोनों का। तो ये भी हो गया हमारे आइसोबार का एग्जाम्पल। तो आप फर्स्ट एग्जाम्पल तो अच्छे से याद रखिएगा, ये बहुत जगह दिया रहता है। किसका? आर्गन और कैल्शियम का। साथ में आप पोटेशियम भी इंक्लूड कर लीजिए। पोटेशियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 19 और मास नंबर होता है 40। तो पोटेशियम, आर्गन और कैल्शियम, ये तीनों आपके एग्जाम्पल हो गए आइसोबार के पेयर। और ये सोडियम मैग्नीशियम भी आपका हो गया एक आइसोबार का पेयर। अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं आइसोटोप्स का फिर से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स। आइसोटोप्स का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आइसोटोप्स के हमारे पेयर होते हैं उनका केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो सेम होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होता है, पर जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। अब इसको थोड़ा समझते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज आपकी आती हैं इलेक्ट्रॉन की वजह से।
आप कोई भी आइसोटोप ले लेंगे उसमें इलेक्ट्रॉन्स तो सेम ही होंगे, जो डिफरेंट होगा वो होगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में। तो उसका जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सेम रहेगा। अब फिजिकल प्रॉपर्टी कैसे डिफरेंट होती है, तो देखिए जो आइसोटोप्स हैं उनका मास नंबर डिफरेंट होगा। मास नंबर डिफरेंट होगा इसका मतलब जो न्यूक्लियॉन का कंपोजिशन है, मतलब जो हमारा न्यूक्लियस का कंपोजिशन है जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं वो डिफरेंट होंगे। प्रोटॉन्स भी सेम होंगे, डिफरेंट क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जब डिफरेंट होंगे तो उसकी वजह से जो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंट होंगी, क्योंकि इसका मास डिफरेंट होगा। और एक और बात, फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब हम क्या बात कर रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट की, मेल्टिंग पॉइंट की और डेंसिटी वगैरह की। अब आपको अगर एटॉमिक मास वाला जो एक पुराना लेक्चर था जिसमें हमने मास नंबर डिस्कस किया था, तो आपको याद होगा हमने पढ़ा था क्लोरीन का मास होता है 35.5। याद है हमने जहाँ पर NaCl वगैरह का मास निकाला था, तो वहां पर हमने पढ़ा था कि जो क्लोरीन है उसका मास होता है 35.5। अब ये जो पॉइंट में है या फिर डेसिमल में है या फिर जिसको आप कहते हैं फ्रैक्शनल में है, तो ये फ्रैक्शनल क्यों है, इसका रीजन क्या है, तो अब इस पॉइंट को हम समझेंगे। तो देखिए क्लोरीन हमारे नेचर में किसका है, दो तरीके से पाया जाता है। क्या, एक था क्लोरीन 35 और दूसरा था क्लोरीन 37। मास नंबर दोनों का सेम रहेगा 17। अभी जो आपस में आइसोटोप्स हैं इनका मास तो डिफरेंट है, तो जब नेचर में ये अलग अलग मास में पाए जा रहे हैं, तो जब हमसे फाइनली क्लोरीन का पूछा गया मास, तो जो फॉर्मूला था उसको अप्लाई करके आया 35.5। और फॉर्मूला क्या था वो भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फॉर्मूला होता है किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास या फिर एवरेज मास निकालने के लिए, एवरेज टर्म यहाँ पर यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर दो है, और पूरा एवरेज भी नहीं क्योंकि हम ये यहाँ पर लेंगे परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज पर डिपेंड करेगा कि कौन कितने मात्रा में पाया जा रहा है हमारे नेचर में। अब जो फैक्ट की बात है उसको देखते हैं। क्लोरीन जो 35 है वो नेचर में होता है 75%, और जो बचा क्लोरीन 37 है ये होता है 25%। तो यहाँ से जो क्लोरीन का एवरेज मास आ जाता है, जो फ्रैक्शनल मास आता है, उसको ऐसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले इस 35 वाले को लिखेंगे, तो इसका एटॉमिक मास हो गया 35, और ये कितना परसेंटेज में पाया जा रहा है, कितना परसेंट है, 75%, मतलब 75/100 प्लस ये 37 वाला कितना परसेंटेज है, 25%, मतलब 25/100, जो कि सॉल्व करके आएगा आपका 26.25 प्लस 9.25, और इसको ऐड करके जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 35.5। और 35.5 यू, हमने तो अब ये यूनिट्स तो हम पढ़ ही चुके हैं। तो क्लोरीन का जो एटॉमिक मास है वो है 35.5, और ये फ्रैक्शनल एटॉमिक मास कहाँ से आया, इसके डिफरेंट आइसोटोप्स की वजह से। तो फॉर्मूला देखिए क्या था, एटॉमिक मास जो है वो मल्टीप्लाई बाय कितना फ्रैक्शन में पाया जा रहा है नेचर में, 75%, तो 75/100 प्लस दूसरा एटॉमिक मास 37 मल्टीप्लाई बाय कितना परसेंटेज में पाया जा रहा है नेचर में, 25%, तो 25/100। कैलकुलेशन करके फाइनल आंसर आया 35.5। अब एक और एनसीईआरटी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन फिर से इसी तरह है जैसे क्लोरीन का पढ़े वैसे ब्रोमीन है। ब्रोमीन हमारे नेचर में दो तरीके का पाया जाता है। क्या क्या, ब्रोमीन 79 और ब्रोमीन 81। एटॉमिक नंबर होता है 39। देखिए आपको डेटा याद करने की नहीं जरूरत है, डेटा क्वेश्चन में गिवन रहेगा। तो आपको समझना क्या है, ये आइसोटोप्स हैं और इनका नेचर में जो परसेंटेज है, कितने परसेंटेज में पाए जाते हैं वो गिवन है। कितना गिवन है, 79 वाले का परसेंटेज दिया है 49.7%, और जो हमारा 81 है वो बचा है, तो ये हो गया 50.3%। देखिए आप चेक भी कर सकते हैं, ये दोनों का ऐड करेंगे तो 100% आएगा। तब यहाँ से हम मास कैलकुलेट करेंगे। एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, देखिए फॉर्मूला में रखते हैं, 79 मल्टीप्लाई बाई 49.7%, मतलब 49.7 डिवाइडेड बाई 100 प्लस, प्लस क्या कर देंगे, इसका एटॉमिक मास कितना है 81, तो यहाँ लिख दिए 81 मल्टीप्लाई बाई परसेंटेज कितना है 50.3 डिवाइडेड बाई 100। अब इसके बाद बचता है कैलकुलेशन का काम, तो इसको कैलकुलेट करके आ जाएगा 39.263 प्लस 40.743, जिसको ऐड करके आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 80.006 यू। और इसका आप अप्रॉक्सीमेशन लेंगे,
लगभग, तो फाइनल आंसर आ जाएगा आपका 80U। तो ये आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है। और एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपको डिफरेंट मास दे दिया, मतलब आइसोटोप का पेयर दे दिया, परसेंटेज बता दिया और पूछेगा इसका मास कितना होगा। और यहाँ से एक और बात आप नोटिस कर सकते हैं कि आप इसका मास गेस भी कर सकते हैं जब ये 50-50% हो लगभग। तो देखिए इसका 79 था, इसका 81 था, और आप अगर एवरेज लेंगे दोनों का ऐड करके तो वो आ जाएगा 80। तो यहाँ से भी आइडिया लगा सकते हैं, पर इस ये आइडिया कब लगाएंगे जब आपका 50-50% लगभग मास दिया हो उस तरह के क्वेश्चंस में। तो दोस्तों ये था आपका पूरा वीडियो स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, जिसमें हमने पढ़ा एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप्स और आइसोबार्स। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और वहाँ फिर से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का यूज आएगा। तो इस लेक्चर को फिर से देखिए, अच्छे से समझिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए, और केमिस्ट्री लेक्चर देखते देखते साथ में नोट्स बनाते चलिए। नोट्स बढ़ाएंगे तो क्विक रिवीजन होगा आपका, जल्दी से रिवाइज कर लेंगे, तो आपका टाइम भी बचेगा। तो दोस्तों ऑल द बेस्ट, जय हिंद।